Hello friends, welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to cover the lecture of monthly magazine of Drishti IAS of month July 2024. ठीक है, this video will be helpful for the upcoming examination of assistant conservator of forest and forest range officer, and this video will be also helpful for other exams like Jharkhand SSC and others exams related to Jharkhand. So let us continue the lecture. In today's video we are going to cover the topic. Okay, so these are the topics we are going to cover. The first topic will be एंटी डिफेक्शन लॉ. ठीक है, इसके बाद हम लोग फिर देखेंगे कि मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के बारे में देखेंगे. ठीक है, मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के बारे में देखेंगे. ठीक है, ये बेसिकली एक पहले कोई स्कीम था. ठीक है, आपकी सरकार आपके द्वार. ठीक है, उसको रिनेम करके मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना रिनेम कर दिया गया है बेसिकली. ठीक है, तो हम लोग इसको देखेंगे. ठीक है, फिर फ्लड के बारे में देखेंगे. ठीक है, फिर कैमरून एक अफ्रीका में कंट्री है, वहाँ पे झारखंड के कुछ लेबर फंस गए थे, तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स लाने के लिए कुछ काम किए हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे. ठीक है, फिर झारखंड हाई कोर्ट में एक न्यू चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट हुआ है, उसको देखेंगे. ठीक है, 15th चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. तो हम लोग उसके बारे में देखेंगे. ये थोड़ा लैग कर रहा है, पता नहीं क्यों लिखने में. ठीक है, तो हम लोग इसका देख लेंगे. अभी तो ठीक चल रहा है. ठीक है, फिर हेमंत सोरेन जो है, क्योंकि उसको ईडी अरेस्ट कर लिया था मनी लॉन्ड्रिंग केस में, तो जब उसको बेल मिला है तो फिर वो चीफ मिनिस्टर के पोस्ट को ग्रहण कर रहे हैं, तो हम लोग इसके बारे में देखेंगे. ठीक है, फिर 169th एनिवर्सरी ऑफ संथाल रिविजन के बारे में देखेंगे. ये किसान आंदोलन था, जो कि किसान आंदोलन में से सबसे बड़ा मेजर रिबिलियन था. ठीक है, संथाल रिबिलियन 4 भाइयों के द्वारा किया गया था, सिद्धू कानू. ठीक है, और चंदा और एक और भाई था, उसका नाम मुझे नहीं याद रहा है, उसके द्वारा किया गया था. ठीक है, संथाल रिबिलियन. तो हम लोग इस पूरे कंटेंट को लगभग 30 मिनट में कवर करके फिर एक इम्पोर्टेंट फिर जो संथाल लैंग्वेज है, उसके संथाली लैंग्वेज उसके बारे में देखेंगे. ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना फर्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. हमारा पहला टॉपिक है एंटी डिफेक्शन लॉ. ठीक है, आवर फर्स्ट टॉपिक इज डिस्क्वालिफिकेशन अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ. तो ये न्यूज में क्यों है? अभी झारखंड का जो असेंबली है ना, तो असेंबली में मुझे पता है एक स्पीकर होता है, एक डिप्टी स्पीकर होता है. सिमिलरली जिस भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन होता है. ठीक है, सिमिलरली लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा में भी लोकसभा में मतलब LS लोकसभा में एक स्पीकर होता है, एक डिप्टी स्पीकर होता है. सिमिलरली राज्यसभा में भी एक क्या होता है, राज्यसभा में भी एक होता है चेयरमैन होता है, वाइस और एक वाइस चेयरमैन होता है. तो जो असेंबली का स्पीकर है, झारखंड का जो असेंबली है, उसका जो स्पीकर डिस्क्वालीफाइड कर दिया है 2 लेजिस्लेटर को, मतलब 2 MLA को डिस्क्वालीफाइड कर दिया है अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत. ठीक है, तो हम लोग इसे यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है. ठीक है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ बेसिकली क्या है ना, ये एंटी डिफेक्शन लॉ जितना भी इंडिविजुअल मेंबर है, या तो वो पार्लियामेंट का हो या तो वो विधानसभा का हो, अगर कोई एक पार्टी से छोड़कर दूसरे पार्टी में जाता है तो उसको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है. ठीक है, बेसिकली द एंटी डिफेक्शन लॉ पनिशेस इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर लिविंग वन पार्टी फॉर अनदर. ये बेसिकली 1985 में आया था. जब 1967 का जनरल इलेक्शन हो गया था ना, तो उसके बाद बहुत सारा करप्शन का केस आने लगा था. मतलब देखा जाए तो मतलब जितना भी स्टेट में पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, वो सरकार झारखंड मतलब स्टेट गवर्नमेंट को गिराने के लिए बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां MLA को खरीद लेती थी, MLA को MPs को भी खरीद लेते थे. तो उसको रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया. ठीक है, कब? 1985 में लाया गया. कब? थ्रू द 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985. और इसको कहाँ पे रखा गया? 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया इसको. ठीक है, 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ऐड कर दिया गया बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985.
85 के तहत, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, और ये क्यों लाया गया था हमें हम ये भी देख लिए, ठीक है। पार्लियामेंट एडेड इट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एज द 10th शेड्यूल इन 1985 इन ऑर्डर टू ब्रिंग स्टेबिलिटी टू गवर्नमेंट्स बाय डिस्करेजिंग लेजिस्लेटर फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज, ठीक है। अब 10th शेड्यूल, अब एंटी डिफेक्शन लॉ आने के बाद क्या हुआ कि जितना भी या तो एमएलए या एमपी जो भी हो गए, अब अपने पार्टी को छोड़कर मतलब धोखा नहीं दे सकते हैं अपने पार्टीज को, मतलब ब्राइब, मतलब पैसा के लालच में वो एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में अब नहीं जा सकते हैं, ठीक है। द 10th शेड्यूल प्रॉपरली नाउ, जो 10th शेड्यूल है उसको बेसिकली एंटी डिफेक्शन एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जो कि इंक्लूड किया गया है कब, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा, ठीक है। इसमें ये प्रोविजन सेट करता है कि अगर कोई मेंबर अगर एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है तो उसको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोटल एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत। हाँ, अब हम लोग चूंकि ये 10th शेड्यूल में जोड़ा गया तो हम लोग शेड्यूल के बारे में देख लेते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल कितना है, टोटल 12 शेड्यूल है, ठीक है। टोटल शेड्यूल है, टोटल टोटल शेड्यूल, ठीक है। उसमें जो 10th शेड्यूल हमारा किससे रिलेटेड है, एंटी डिफेक्शन लॉ के रिलेटेड है, ठीक है। हम लोग अभी आगे देखेंगे 8th शेड्यूल के बारे में भी देखेंगे, जहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज को रखा गया, चूंकि संथाली के बारे में हम लोग देखेंगे, तो संथाली लैंग्वेज को कहाँ इंक्लूड किया गया, 8th शेड्यूल में इंक्लूड किया गया, तो हम लोग 8th शेड्यूल के बारे में भी पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। अब देखो, दूसरा मेरा जो टॉपिक आता है वो ये है मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी हाल ही में जो चीफ मिनिस्टर है ना, वो साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट 88 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है, कहाँ पे, साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में। तो वहीं वहीं पे चीफ मिनिस्टर अनाउंस किए हैं कि विलेज लेवल कैंप्स को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, विलेज लेवल कैंप्स को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसमें से जितने भी वुमेन हैं 21 साल से लेकर और 50 साल से कम उम्र की जितनी भी महिलाएं हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस के रूप में 1000 पर मंथ दिया जाएगा, ठीक है। कौन से स्कीम को, ये बस रिनेम किया गया, एक पुराना स्कीम था, हमारा पुराना स्कीम का जो नाम था वो तो क्या था, आपकी सरकार आपका द्वार प्रोग्राम जो था ना, इसी का बस नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है, मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, ठीक है। तो कौन से इसको चेंज करके इसमें कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। आपकी सरकार आपके द्वारा प्रोग्राम को क्या करके रिनेम करके कर दिया गया है, मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। इसमें क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट 21 साल से ऊपर और 50 साल से कम उम्र के महिलाएं हैं, उसको 1000 रुपया दिया जाएगा। और ये महिलाएं कौन से ग्रुप में होने चाहिए, बीपीएल फैमिली से आने चाहिए, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन से होनी चाहिए, ठीक है। इससे लगभग 40 लाख महिलाओं को बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। कौन सा स्कीम का नाम क्या है, मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, ठीक है। तो ये स्कीम को हम लोग अच्छे से देख लिए हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं झारखंड ऑफर, नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है झारखंड ऑफर्स एड टू फ्लड हिट आसाम, ठीक है। तो मतलब झारखंड सरकार जो है 2 करोड़ रुपया एड के रूप में दी है, कहाँ पे, आसाम के चीफ मिनिस्टर को, ठीक है, अकॉर्डिंग टू चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम, ठीक है। अभी हेमंत बिस्व शर्मा है आसाम के चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तुम लोग न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि एटलीस्ट 113 पीपुल हैव बीन किल्ड इन फ्लड लैंडस्लाइड लाइटनिंग स्टॉर्म ड्यू टू असम फ्लड, ठीक है। तो बेसिक डिटेल के बारे में पढ़ लेते हैं कि फ्लड क्या होता है। तो फ्लड क्या है, ये एक मोस्ट नेचुरल डिजास्टर है, ठीक है, मोस्ट फ्रीक्वेंट नेचुरल डिजास्टर है। फ्लड आता ही रहता है, मतलब झारखंड में चूंकि कम आता है क्योंकि झारखंड एक पहाड़ी इलाका है, बिहार में आता रहता है, आसाम में आता रहता है, ठीक है। असम क्यों आता है, असम में क्यों आता है, क्योंकि वहाँ से ब्रह्मपुत्रा नदी होके गुजरती है, जिसके कारण वहाँ पे हमेशा बाढ़ आता है। और क्या है, वो ग्लेशियल फेड रिवर है, और जहाँ पे मतलब ज़्यादा टेम्परेचर के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण जो कैपेसिटी है वाटर का नदी में बढ़ जाता है, तो ओवरफ्लो होने के कारण फ्लड होती है, ठीक है। फ्लड का कारण क्या है, हेवी रेनफॉल हो गया, रैपिड स्नो मेल्ट हो गया, मतलब बहुत तेजी से अगर स्नो मेल्ट करता है तो पानी का लेवल जो है नदी में वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। स्टॉर्म सर्ज हो गया, ट्रॉपिकल साइक्लोन हो गया, सुनामी हो गया इन कोस्टल एरियाज, ओके, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फ्लड के बारे में, कितने फ्लड कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्लड।
टाइप्स ऑफ फ्लड, तो फ्लैश फ्लड हो गया, ठीक है। दीज आर काउज्ड बाय रैपिड एंड एक्सेसिव रेनफॉल, मतलब अगर बहुत तेज मात्रा में एक्सेसिव अगर रेनफॉल हो गया तो फ्लैश फ्लड आएगा। इससे क्या होता है कि वाटर का जो हाइट होता है अचानक बढ़ जाता है, राइजेज वाटर हाइट्स क्विकली एंड रिवर स्ट्रीम्स चैनल्स और रोड्स में बी ओवरटेकन। रिवर फ्लड क्या होता है, जब नदियों में पानी का लेवल बढ़ जाता है तो उसको रिवर फ्लड बोलते हैं। और कोस्टल फ्लड क्या होता है, मतलब स्टॉर्म सर्जेस, साइक्लोन के कारण जो कोस्टल इलाके में जो बाढ़ आता है उसको बोलते हैं कोस्टल फ्लड, ठीक है। और सुनामी के कारण भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं झारखंड वर्कर्स स्ट्रैंडेड इन कैमरून, मतलब झारखंड का कुछ जो लेबर थे 24 के आसपास वो कैमरून कंट्री में, कैमरून इज ए कंट्री इन अफ्रीका, दिस इज इन अफ्रीका, ओके, वहां पे फंस गए थे। लेट मी, हाँ अब लगता है ठीक चलेगा, अभी भी सही नहीं चल रहा है। ओके, आई विल फिक्स इन द कमिंग लेक्चर। सो तब तक इसको कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को, ठीक है। कैमरून एक कंट्री है जहाँ पे 24 लेबर्स फ्रॉम झारखंड हैव बीन स्टैंडर्ड, सो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इज continuously establishing contact with the workers to bring them safely to home, okay। सोर्सेस के अनुसार क्या पता चला है कि अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस द वर्कर्स वेंट वेयर ब्राउट कैमरून ऑन 31 मार्च 2024 बाय ए प्राइवेट कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा कैमरून उसको ले गया था काम के लिए, ठीक है। जहाँ पे वर्कर को 4 मंथ से ना ही वेज मिला है और वे लोग काफ़ी दिक्कत में है, ठीक है। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं और फूड पानी वगैरह का भी उसके पास शॉर्टेज हो गया है। अनेबल टू अफोर्ड बेसिक नेसेसिटीज, मतलब जो जीवन, मतलब दैनिक जीवन की जो मूलभूत सुविधाएं होती है उससे भी वंचित हो गए हैं अभी। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को रिक्वेस्ट किया गया कि ये जितने भी 27 स्टैंडर्ड वर्कर्स हैं उसको असिस्ट किया जाए सो दैट दे कैन सेफली रिटर्न होम, ओके। वी विल ब्रीफली सी द कैमरून, ओके। ये कैमरून कहाँ पे है, तो कैमरून ये वाला रीजन हो गया कैमरून का, ओके। कैमरून, I am highlighting with my highlighter. So this is Cameroon. It is bounded by Nigeria, ठीक है, चैड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ठीक है, फिर कॉन्गो हो गया, गैबन हो गया, और फिर वेस्ट में बात करें तो दिस इज अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन से ये बाउंडेड है, ठीक है। तो इतना ही ठीक है, अब ये सब देखने की कोई ज़्यादा जरूरत है नहीं, ठीक है। इसका अगर हम लोग रिलीफ की बात करें तो रिलीफ में क्या हो गया, सेंट्रल हाईलैंड आता है इसमें, सवाना रीजन भी आता है, और माउंट कैमरून एक वोल्केनो है वहाँ, ठीक है। अब न्यू चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट, तो झारखंड का जो हाई कोर्ट है उसमें अभी हाल ही में 15 चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट का अपॉइंटमेंट हुआ है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये तो न्यूज था, इसमें मेन जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो क्या है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं उसका ओथ कौन दिलाता है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग फटाक से देख लेते हैं कि जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी है कौन, ठीक है। तो जस्टिस विद्युत सारंगी ये वाले हैं, ठीक है। दिस इज ये हमारे डॉक्टर जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी हैं, जो कि हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं, किसके रूप में, अपॉइंटेड एज द 15 चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। सो वी विल ब्रीफली सी द कंसेप्ट रिलेटेड टू चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड देयर अपॉइंटमेंट, ओके। तो इसका जो ओथ कौन दिलाए हैं, तो गवर्नर, गवर्नर का नाम क्या है, सीपी राधाकृष्णन एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ राजभवन इन रांची, ऑफ द ऑफिस एट द राजभवन, राजभवन में, झारखंड का जो राजभवन है, मतलब वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट को ओथ शपथ दिलाया गया गवर्नर ऑफ झारखंड के द्वारा, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे लोग भी मौजूद थे, जैसे कि चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड हो गया, स्पीकर हो गया, ठीक है, ये सब हो गया। तो हाई कोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उससे रिलेटेड क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 217 के अकॉर्डिंग जो जजेज ऑफ हाई कोर्ट होगा अपॉइंट किए जाएंगे बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, और इन कंसल्टेशन विथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ स्टेट, मतलब जो अपॉइंटमेंट होगा वो प्रेसिडेंट के द्वारा होगा और कंसल्ट किया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जिस भी स्टेट के लिए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट चुना जाएगा उस स्टेट के गवर्नर को कंसल्ट किया जाएगा, ठीक। कंसल्ट होगा दो लोगों से, एक तो उस स्टेट का गवर्नर से और दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, ठीक है। और फिर अगर मान लो
अगर जजेस का अपॉइंटमेंट करना है उस हाई कोर्ट का, तो उस केस में जो चीफ जस्टिस होगा उस हाई कोर्ट का, जिस स्टेट का हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंट करना है, तो उसी स्टेट का चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का कंसल्टेशन किया जाएगा। ठीक है, उस केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर को कंसल्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, ठीक है। हम लोग कुछ दिन पहले पढ़े थे कि जो हमारा जो चीफ मिनिस्टर था हेमंत सोरेन, उसको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। ठीक है, तो अभी उसको जब बेल मिल गया है, तो हेमंत सोरेन टू रिटर्न एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। ठीक है, झारखंड का चीफ मिनिस्टर का पोस्ट है वो हेमंत सोरेन फिर से ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए न्यूज में है। ठीक है, झारखंड चीफ मिनिस्टर चंपई सोरेन इज लाइकली टू रिजाइन टू पेव द वे फॉर हेमंत सोरेन रिटर्न एज झारखंड सीएम आफ्टर ही वाज रिलीज्ड ऑन बेल। ठीक है, जब उसको बेल मिल गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो वो जो चीफ मिनिस्टर का पोस्ट है फिर से ले रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो उसके मतलब चंपी सोरेन थे वो रिजाइन कर दिए हैं, और शायद वो जेएमएम को भी छोड़ देंगे और बीजेपी को भी ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो गिरफ्तार किसके द्वारा किस केस में हुआ था? मनी लॉन्ड्रिंग के केस में हुआ था। ठीक है, चार्जेस क्या था? एलिज लैंड स्कीम। ठीक है, लैंड स्कीम के मामले में उसको गिरफ्तार किया गया था ईडी के द्वारा। तो हम लोग एकदम स्पीड से देख लेते हैं कि ईडी क्या है। ठीक है, ईडी एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जो कि मैंडेटेड है विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस और मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो गया, या तो फॉरेन एक्सचेंज लॉज का जो भी वायलेशन होता है उस इन सब केसों को देखता है ईडी। ठीक है, किसके अंदर आता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। बस ये 2 पॉइंट प्री के लिए काफी है। एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है, इन्वेस्टिगेशन करता है मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में और फॉरेन एक्सचेंज लॉ में करता है। किसके अंतर्गत आता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? तो मनी लॉन्ड्रिंग ऐसे बोल सकते हैं कि इलीगल तरीके से पैसा कमाना और उसको छुपा के रखना। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग इज कंसीलिंग और डिस्गाइजिंग द आइडेंटिटी ऑफ इलीगली ऑब्टेन्ड मनी। ठीक है, उसके बाद इसको ये बहुत तरीके से भी जुड़ा है, जैसे कि अगर मान लो किसी के पास अवैध रूप से मनी है, तो कोई भी क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग, रॉबरी, एक्सटॉर्शन, एसटीसी में वो यूज कर सकता है। ठीक है, एक आईएमएफ के एस्टिमेट के अनुसार जो मनी लॉन्ड्रिंग है ना, इज एस्टिमेटेड बिटवीन 2 to 5% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी। मतलब पूरे विश्व का जो जीडीपी है उसमें से 2 से 5% जो मनी है उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है। ये टॉपिक थोड़ा छोटा है आज का, मतलब करंट अफेयर का ये जो पीडीएफ है दृष्टि आईएएस का, वो छोटा है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है 169th एनिवर्सरी ऑफ संथाल रिबेलियन। संथाल रिबेलियन क्या है? एक पीजेंट, एक कृषि आंदोलन था। ठीक है, इट वाज द मेजर फर्स्ट मेजर रिबेलियन बाय किसान के द्वारा बोल सकते हैं। ठीक है, संथाल रिबेलियन तो भी न्यूज में क्योंकि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि अर्पित की हैं, जो भी इसमें से सेक्रीफाइसेस और ब्रेवरी के लिए जो भी शहीद हुए थे संथाल ट्राइबल कम्युनिटी में, उसको भी हाल ही में प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि दिए हैं। ठीक है, संथाल रिबेलियन में फिर हम लोग की पॉइंट्स देख लेते हैं कि संथाल रिबेलियन में क्या है। ठीक है, द संथाल अपराइजिंग, one of the most noted event of revolt against the British Raj, took place in 1855 and 1885 और 1857 में हुआ था। ठीक है, ये ब्रिटिश राज के खिलाफ हुआ था। क्यों हुआ था? तो परमानेंट लैंड सेटलमेंट एक्ट 1973 के बाद हुआ था। ठीक है, ये भारत का पहला पीजेंट अपराइजिंग था, मतलब किसान आंदोलन था। भारत का पहला सबसे बड़ा किसान आंदोलन था। कौन सा? संथाल रिबेलियन। तो ये किसके द्वारा लीड किया गया था? तो ये चार भाई थे, सिद्धू, कानू, चंद एंड भैरव मुर्मू के द्वारा लीड किया गया था, जिसमें से इसकी जो सिस्टर थी फूलो और जानो भी इसको सहायता की थी। ठीक है, और ये कौन से रीजन में हुआ था? अभी तो झारखंड हो गया ना, पहले बिहार में आता था, तो कवर किया था बिहार रीजन को। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा संथाल ट्राइब के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो ये सबसे इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब है इन पॉपुलेशन, थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब इन पॉपुलेशन, ट्राइब, सॉरी TRIB। तो हमारा जो सबसे पहला जो ट्राइब, सबसे बड़ा ट्राइब वो क्या है? भील है। उसके बाद मेरा गोंड्स आता है, उसके बाद मेरा संथाल आता है। ठीक है, ये कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं? तो संथाली बोलते हैं। ठीक है, संथाली लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का भी दर्जा प्राप्त है। ठीक है, जैसे कि 2003 में 92nd अमेंडमेंट एक्ट 90 हम लिख देते हैं यहाँ पे 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट
एक्ट 2003 में संथाली को 8th शेड्यूल में जोड़ा गया था। ठीक है, ये एक एस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज है। ठीक है, रिलीजन में बात करें तो संथाल जो होते हैं वो नेचर वर्शिपर होते हैं। ठीक है, वो सेक्रेड ग्रुप को प्रोटेक्ट करते हैं। उसका ऑक्यूपेशन मतलब उसका मतलब ऑक्यूपेशन का हिंदी मुझे नहीं पता। ऑक्यूपेशन मतलब बोल सकते हैं इसका व्यापार, हाँ व्यापार टाइप का कुछ, मतलब वो क्या करते हैं तो खेती बाड़ी करते हैं, डिपेंड करते हैं फार्म लैंड और फॉरेस्ट पे। ठीक है, और उसका जो एक मेजर इनकम ऑफ सोर्स ऑफ इनकम होता है वो क्या होता है, सीजनल फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है, मतलब जो भी सीजनल मतलब जामुन हो गया या खजूर हो गया, मतलब जो भी फॉरेस्ट में प्रोड्यूस होते हैं सीजनली, उसको वो बेच के अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया किसके बारे में, संथाल के बारे में, संथाली के बारे में। संथाली हाँ, एक 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 मेन टॉपिक ये भी रहता है। ठीक है, कि 92nd अमेंडमेंट एक्ट में क्या क्या जोड़ा गया था। ठीक है, तो बोडो डोगरी, बोडो 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 डोगरी, मैथिली एंड संथाली, ये चारों लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में जोड़ा गया था। ठीक है, 8th शेड्यूल में जोड़ा गया था कब, 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003। ठीक है, इसके बाद हम लोग 8th शेड्यूल को पूरा अच्छे से भी कवर कर लेते हैं। ठीक है, चलो 8th शेड्यूल को अच्छे से कवर कर लेते हैं। ठीक है, 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये न्यूज में क्यों था, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हैज इन्फॉर्म द लोकसभा अबाउट द वेरियस स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट लैंग्वेज इन, मतलब जितना भी लैंग्वेज है ना 8th शेड्यूल में, उसको प्रमोट करने के लिए क्या क्या स्टेप गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है, उसको एजुकेशन मिनिस्टर लोकसभा में बता रहे थे। ठीक है, तो की पॉइंट क्या है अबाउट 8th शेड्यूल, 8th शेड्यूल क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, व्हाट इज 8th शेड्यूल। तो 8th शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेजेस को रखा गया है। ठीक, ऑफिशियल लैंग्वेज कहाँ है तो पार्ट 17 में, पार्ट 17, पार्ट 17 में रखा गया लैंग्वेज कहाँ पे, आर्टिकल 243 से 251 के बीच में, आर्टिकल फ्रॉम आर्टिकल 2 सॉरी फ्रॉम आर्टिकल 343 टू आर्टिकल 351। आर्टिकल 344 का सब सेक्शन में क्या कहता है, इट प्रोवाइड्स द constitutions of a commission by the president on the expiration of 5 year। मतलब जब संविधान लागू हुआ था तो उसके 5 साल के बाद जो है प्रेसिडेंट एक कमीशन को गठित करेंगे लैंग्वेज के लिए, जो कि लैंग्वेज को मतलब लैंग्वेज के लिए। ठीक है, और आर्टिकल 351 क्या कहता है, इट प्रोवाइड फॉर द स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज, मतलब हिंदी लैंग्वेज के विस्तार के लिए ये कुछ मतलब ये कुछ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, it provide for the spread of Hindi language to develop it so that it may serve as a medium of expression for all elements of the composite culture of India। ठीक है, however it can be noted that there is no fixed criteria, मतलब कोई भी लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में लाने का कोई भी फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज अभी कितना में, तो 8th शेड्यूल में अभी कितना लैंग्वेज है टोटल, 22 लैंग्वेज है। ठीक है, 22 लैंग्वेज कौन कौन सा है, असामीज हो गया, बंगाली हो गया, गुजराती हो गया, हिंदी हो गया, कन्नड़ हो गया, कश्मीरी हो गया, कोंकणी हो गया, मलयालम हो गया, मणिपुरी हो गया, मराठी हो गया, नेपाली हो गया, उड़िया हो गया, पंजाबी हो गया, संस्कृत हो गया, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। ठीक है, तो ये सब जो चार है तो उसको तो 92nd में 2003 में जोड़ा गया है। ये लोग इन चारों को हम लोग पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, इसमें से जो टोटल 22 लैंग्वेज में से 14 लैंग्वेज जो है वो शुरुआत से ही संविधान में है, मतलब 14 लैंग्वेज को इनिशियली इंक्लूड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, इसके बाद सिंधी जो कि बोला जाता है, ये पाकिस्तानी मतलब पाकिस्तान में बोला जाता है सिंधी, अब पंजाब में बोल सकते हैं। तो सिंधी को जोड़ा गया था बाय 21वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, तो सिंधी को कब जोड़ा गया था, हम यहाँ अच्छे से लिख लेते हैं किसको किसको कब जोड़ा गया। ठीक है, तो सिंधी को आई होप कि ये दिख जाता होगा आपको, सिंधी को कब, 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967। ठीक है, थोड़ा पतला कर लेते ताकि सही से दिख जाए, कलर भी चेंज कर लेते हैं, ये कर लेते हैं हरा। ठीक है, सिंधी को कब जोड़ा गया, 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967। उसके बाद फिर तीन, पहले एक जोड़ा गया, फिर तीन जोड़ा गया, फिर चार जोड़ा गया। ठीक है, 21st, फिर 71,
फिर 21 के बाद जोड़ा गया कोंकणी। कोंकणी हो गया हमारा, कोंकणी, मणिपुरी, कोंकणी मणिपुरी, उसके बाद नेपाली। ये जो तीनों है इसको जोड़ा गया कब? 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, ठीक, 1992 में जोड़ा गया। ठीक है, सिंधी हो गया, इसको अच्छे से लिख देते हैं पर, सिंधु को जोड़ा गया, सिंधी, सॉरी इसका कलर ये था, अलग कलर से लिख देते ताकि पता चले। ठीक, सिंधी, सिंधी को जोड़ा गया 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967। ठीक है, फिर ये हो गया सिंधी, सिंधी को जोड़ा गया, फिर इसको रीड कर लेते हैं। चलो, सिंधी को जोड़ा गया 21 अमेंडमेंट एक्ट 1967, फिर कोंकणी मणिपुरी नेपाली को जोड़ा 71, फिर 92। देखिए याद करने का तरीका, ये 21 हो गया, ये 71 हो गया, तो 92nd अमेंडमेंट एक्ट आता है, 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। इसमें चार नए लैंग्वेजेस को जाता है। कौन कौन सा होता है वो? पहला होता है बोडो, फिर डोगरी, बोडो, डोगरी, सांथाली, और चौथा आता है हमारा मैथिली। ठीक है, तो ये याद करना बहुत जरूरी, एग्जाम में हमेशा आता है। सिंधी हमारा 21 अमेंडमेंट एक्ट का जोड़ा गया, कोंकणी मणिपुरी नेपाली 71, अब 21 और 71 को जब जोड़ेंगे तो 92nd कॉन्स्टिट्यूशन। ये याद करने का बस ट्रिक है, ऐसा कुछ है नहीं कि जोड़ के कैसा कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं है। 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को जोड़ा गया। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट होता है। इसके बाद आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। ठीक है, तो क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में, क्लासिकल लैंग्वेज क्या है? ठीक है, तो हमारे यहाँ अभी तक 6 क्लासिकल लैंग्वेज है, जो कि है तमिल है, तमिल जिसको 2004 में स्टेटस मिला है क्लासिकल लैंग्वेज का, फिर संस्कृत है 2005 में मिला है, फिर कन्नड़ को 2008 में मिला है, तेलुगु को भी 2008 में ही मिला है, मलयालम हो गया, और उड़िया को 2014। सबसे लेटेस्ट में जिसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला है वो उड़िया। ठीक है, जितना भी क्लासिकल लैंग्वेज है ये 6 को 6 शेड्यूल 8 शेड्यूल में हमारा लिस्टेड है। ठीक है, ऑल द क्लासिकल लैंग्वेजेज आर लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक था अबाउट लैंग्वेज। हम लोग आज का लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। ठीक है, थैंक यू।